बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा के इस बड़े मंच पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ मेरा निवेदन अमित मधोलिया जी से, डीटीपी गुरुग्राम, संजय यादव जी फाउंडर फिल्बी रियल एस्टेट, और इनके साथ साथ अनिल राव जी अध्यक्ष हरियाणा टेंट डीलर एसोसिएशन, और इस महत्वपूर्ण सेशन को होस्ट करेंगे इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट एडिटर दीपक शर्मा जी। शुक्रिया ओवर रवि टू जी। यू। इंडिया न्यूज हरियाणा का कार्यक्रम मंच विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद हम गुरुग्राम में बात करें तो यहाँ की डेवलपमेंट में सबसे एक अहम रोल यहाँ पर रियल एस्टेट का रहता है, यहाँ पर सेक्टर्स का रहता है, यहाँ के लोगों की उम्मीदों का रहता है कि वो कहाँ जाएं और जहाँ मकान लिया कितने सुरक्षित। इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि अगर हम बात करें तो इस चर्चा में हमारे साथ में 3 अहम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत हम डीटीपी गुरुग्राम जो है इनसे करेंगे, क्योंकि गुरुग्राम में कई ऐसे अहम मुद्दे, कई बड़ी चुनौती, उसको लेकर सबसे पहले तो आपसे चर्चा जरूर करना चाहूँगा। जब हम गुरुग्राम की बात करते हैं, आज अगर हम गूगल पे भी, अगर सोशल मीडिया पर भी गुरुग्राम डालें तो सबसे पहले एक मुद्दा आता है डीएलएफ का। कहने को गुरुग्राम का पॉश इलाका, लेकिन बड़ी चुनौती वहाँ लोगों के मकान, 5000 से ज़्यादा मकान को तोड़ने के इस तरीके के नोटिस गए हुए हैं। क्या कारण है, क्यों उन पर कार्रवाई और किस तरीके की कार्रवाई होगी? हम चाहेंगे माइक ले और इस पर जरूर चर्चा की शुरुआत करें। नमस्कार जी। देखिए, जैसा कि ये डीएलएफ का जो आप कह रहे हैं आजकल बहुत चर्चा में है, न्यूज़ में है। बेसिकली कुछ एक आरडब्ल्यू डीएलएफ की है, डीएलएफ 1 में उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट ने हमारे को डायरेक्शंस दी कि आप डीएलएफ 1 to 5 के सर्वे करें और ये बताएं कि कितने लोगों ने अपने रेजिडेंशियल घर के अंदर कौन कौन सी किस किस तरह की वॉयलेशंस कर रखी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल लोग घरों के अंदर ऑफिसेज, शॉप्स, सैलून, पार्लर, हर तरह की चीज़ उन्होंने रन कर रखी है, और एक जो न्यूसेंस वैल्यू होती है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, जो एक कामनेस चाहिए रेजिडेंशियल जोन में, वो नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू रहता है, बिकॉज अगर आप एक कोई कमर्शियल एक्टिविटी एक छोटी सी 10 मीटर की स्ट्रीट पे अगर आप घर के अंदर खोल देंगे, सो अपने रेजिडेंट्स के लिए पार्किंग की समस्या होती है, तो जो बाहर से विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लोड पड़ता है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को यही बताया कि आप सर्वे करके हमें ये चीज़ बताएं, और हमने उनको एक सर्वे करके रिपोर्ट बताई जिसमें लगभग करीबन 5000 ऐसे हमें घर मिले हैं जिन्होंने वॉयलेशन कर रखी है अलग अलग तरह की, जिसमें हमारी जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स भी हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्लॉट्स भी हैं। तो उन्होंने रियर सेटबैक, फ्रंट सेटबैक, स्टिल्ट्स में उन्होंने अपने बहुत अच्छे लैविश लॉबीज़ बना लिए हैं, ऑफिसेज रन कर रहे हैं, बेसमेंट में ऑफिस रन कर रहे हैं, जहां पर हम स्टिल +4 खाली अलाउ करते हैं, वहां पे लोगों ने एक एक्स्ट्रा फ्लोर डाल लिया है। तो वही सारी वॉयलेशन। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न है, जो आप वॉयलेशन बता रहे हो ये दिखती भी है, लेकिन ये ओसी फिर कैसे मिलती है? कहते हैं एक ओसी का भी एक ऑप्शन होता है मकान बनने के बाद, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, फिर ये कैसे मिली? क्या तब नहीं थी, उसके बाद हुई? और अगर अब उसके बाद हुई तो उसमें क्या समाधान? देखिए, हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में जो है उसके अंदर हमारी सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी है, और सेल्फ सर्टिफिकेशन पॉलिसी के अंदर जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं जो इनपैनल्ड हैं डिपार्टमेंट में, वही उनको ओसी ग्रांट करते हैं, वही उनके बिल्डिंग प्लान अप्रूव करते हैं। ये जो रेजिडेंट्स हैं ना, ये ओसी लेने के बाद वॉयलेशन करते हैं, उससे पहले वो बिल्डिंग को जैसा उन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराया होता है उसी तरह बनाते हैं, लेकिन ये बाद में ओसी लेने के बाद कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि ये प्रश्न से शुरुआत इसलिए करी है कि जब इंडिया न्यूज हरियाणा के इस कार्यक्रम की बात हुई, चर्चा हुई, लोगों ने देखा टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो हमारे पास बहुत से संदेश आए इस मुद्दे को लेकर, इसी को लेकर इसी चर्चा करती और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे फिल्बी से रियल एस्टेट हमारे साथ में है संजय ककरालिया जी, उनसे चर्चा करेंगे। हम गुरुग्राम की, खैर अभी डीएलएफ को लेकर बात कर रहे थे, हम नए गुरुग्राम को लेकर के भी बात करेंगे। ये चर्चा, ये दिक्कत तो अब वहां पर भी आ रही है। एक मुद्दा था बीच में, हम देखते थे स्टिल +3, स्टिल +4, इसका समाधान हुआ, स्टिल +4 की बात आई, लेकिन अब एक और मुद्दा आता है उसके अंदर, वो आता है कि पड़ोसियों से भी एनओसी, और हम ये उन पोश इलाकों में बात कर रहे हैं, सेक्टर्स में बात कर रहे हैं जहां शायद पड़ोसी पड़ोसी को जानता भी नहीं होगा, लगभग यही दिक्कत है। तो ये कितनी सरल है, कितनी फायदेमंद है, या बड़ी चुनौती है?
देखिए दीपक भाई, जब ये चालू हुआ स्टील प्लस 3 और 4 का मुद्दा, ये स्टार्ट हुआ था पंचकुला से। पंचकुला का माहौल मेरे को लगता है अलग है, गुड़गांव का विकास अलग तरीके से हो रहा है। खैर, फाइनली डिपार्टमेंट ने कॉल ली कि भाई पड़ोसी से जिसका मकान बना हुआ है, अगर उसको स्टील प्लस 4 से दिक्कत है तो आप एनओसी लीजिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई, और खासतौर पर नए गुड़गांव में, वहाँ बिल्कुल नई प्लॉटिंग है सारी, वहाँ किसी पड़ोसी का मकान भी नहीं बना हुआ। तो मेरे को लगता है डिपार्टमेंट से कहीं छूट गया, रेगुलर में भी ऐसा हो सकता है कि वो खाली प्लॉट पे भी अब एनओसी लेनी पड़ती है। और उस एनओसी लेने का खामियाजा ये हो रहा है कि आज पड़ोसी से कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख मांग रहा है, कोई 50 लाख मांग रहा है। फिर मजे की बात, मानिए कि मेरा और दीपक जी का प्लॉट है, तो अगर मैंने आपसे 50 लाख रुपए ले लिए, तो आपने जब बना लिया, मैं बनाऊंगा तो मेरे को आपसे कोई एनओसी नहीं लेनी। मतलब कि जो पहले बनाएगा वो बेचारा मर गया। तो मेरे को लगता है खाली प्लॉट में एनओसी की शायद कहीं जरूरत नहीं थी। वो कहीं ना कहीं बाकी डीटीपी साहब बैठे हैं, वो प्रकाश डालेंगे इस पे। मेरे को लगता है खाली प्लॉटों पे एनओसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बना हुआ मकान है उसमें जरूर भाई किसी को दिक्कत है तो वो अपना ऑब्जेक्शन डाल सकता है, पर उसमें एक टेक्निकल चीज मेरे को नजर आई, बाकी डीटीपी साहब बताएंगे इसके बारे में। सर मान लीजिए साइड में कोई 1.5 फ्लोर का मकान बना हुआ है और मैंने स्टील प्लस 3 बना दिया, तो अगर उसके मकान में कोई नुकसान होना है, मानासी पेज आनी है, कोई प्लास्टर झड़ जाना है या कोई क्रैक आ जानी है, तो वो स्टील प्लस 3 मैं बनाऊं तो भी क्रैक आएगी, और मैं 4 बना लूं तो भी क्रैक आएगी। तो वो भी एक बड़ा, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि ये कैसा कानून आया, तो शायद इस पे कोई अमेंडमेंट की जरूरत है, ऐसा मेरे को लगता है। जी, क्या समाधान है इसमें, और आपके लगता है इस तरह का कुछ है? आप बेहतर बता सकते हो क्योंकि आप टाउन प्लानर हैं। देखिए, ये जो स्टील प्लस 4 की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आपको नेबरिंग प्लॉट ओनर से एनओसी लेनी पड़ती है, सो जो स्टील प्लस 3 बना रहा है उसके बेसिकली ये सारा गेम है सारा हाइट का। यदि मैं कोई 1.5 मंजिल का मकान बना हुआ है और उसके साथ अगर मैं स्टील प्लस 3 या 4 बनाना चाहता हूँ, तो हमारी जो सन की जो मूवमेंट होती है, अगर मेरे घर में सन नहीं आएगा तो मेरी एक पर्सनल इच्छा है कि मैं उसको एनओसी दूं या ना दूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी किस डायरेक्शन में घर है, सन की मूवमेंट कैसे होगी नहीं होगी। जो मेरा वेंटिलेशन और जो मेरे लाइट है वो मेरे को अगर पूरे कंप्लीटली मिल रहा है तो मैं उसको एनओसी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जैसे कह रहे हैं कि स्टील प्लस 3 बनाने में अगर जो किसी को कोई नुकसान होता है, वो डेफिनेटली अगर हम वॉल टू वॉल अगर कुछ बनाएंगे तो कुछ जेन्युइन सी बात है, थोड़ा बहुत आता है, तो बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी पर्सन जो वहाँ पे वो बना रहा है, तो उसको रिपेयर करता है। ऐसा हो भी रहा है कि अगर कोई थोड़ा बहुत क्रैक्स आ जाते हैं तो वो जो ओनर है वो रिपेयर कर रहा है उसको। चलिए आगे चर्चा करेंगे और मुद्दों को लेकर के। अनिल राव जी हमारे साथ है। एंक्रोचमेंट तो गुड़गांव में भी एक बड़ा मुद्दा रहा। ये 900 मीटर का हमने बहुत सुना कि इलीगल है, एम्यूशन डिपो के नजदीक है, यहाँ पर निर्माण नहीं होना, लगभग बस चुका है। ये मामला कोर्ट में भी शायद गया, आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? दीपक जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, आपके चैनल ने। ये जब मैं उस वक्त राजनीति में था और आप भी गुड़गांव संभालते थे, गुलशन भाई भी गुड़गांव संभालते थे, 5 फरवरी 2011 को यहाँ डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र कटारिया जी थे। उन पे जैसे एक होता ना, मतलब कोर्ट की अवमानना, उनके ऊपर सरकार डीसी साहब के पास लग गई। डीसी साहब ने तुरंत आदेश दिए कि सारी कॉलोनी और ये बैंकेट तोड़ दिया जाए। ठीक है, हम हाई कोर्ट से हार गए थे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के स्टे लिए आए थे, लेकिन फिर भी तोड़ने के आदेश दे दिए। मैं यहाँ बैठा हुआ था, मुझे संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और मैंने जिंदगी में ना तो रिश्वत ली न दी, लेकिन उस दिन मैं माइक कह रहा हूँ खुले, गजे कबलाना था, ये उमेश अग्रवाल, ये सब मेरे अपने साथ थे, जो कभी विधायक नहीं बने तब तक। हमने कहा तो रोड पे क्या कर रहा है, तू जाके उस कॉलोनियों में जा और कह कल 7 तारीख को सुबह मकान टूटेंगे। उसी वक्त 5 को मैं चंडीगढ़ गया और हाई कोर्ट में गया, और 7 तारीख को 15 जा रहा, यहाँ पे इस गोल चक्कर पे सारी भीड़ हो चुकी थी। रात को ही मीटिंग हुई, डी साहब ने मुझे बुलाया कि अनिल जी ये क्या करा दिया, क्योंकि हुड्डा साहब ने उस दिन ये आपका जो बहुत बड़ा किंगडम ऑफ ड्रीम के उद्घाटन था।
7 फरवरी को डीसी साहब ने कहा कि आप वापस लीजिए और ये दौड़ेंगे, ये फैलानेंगे, आप हेजिटेशन मत कीजिए। मैंने कहा आप तोड़ ही नहीं सकते डीसी साहब, हमारे पास स्टे है। खैर हम लड़ते गए। 9 अगस्त 2023 को एक फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि 900 मीटर से हटा के 300 मीटर कर दिया जाए और 600 मीटर को रिलीफ दे दी। अब हमारा जिस शुभ वाटिका में बैठे हो, जो लुधियाना से हम जो केस लड़ रहे थे, वो हम तो बिल्कुल जीरो पे हैं, हमारी दीवार 10 फुट के साथ है इनकी। हमने कहा कि ठीक है, हम अपने बैंकेट हटा भी लेंगे, क्या 300 मीटर वालों को मुआवजा देगी सरकार? क्या डिफेंस मिनिस्ट्री मुआवजा देगी? क्या भारत सरकार देगी? लेकिन माननीय कोर्ट ने उनको डेट दिया कि फलानी डेट तक आप यदि मुआवजा देते हो, एक डेट रखी गई। उस डेट पे ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री गई, ना भारत सरकार गई और कोई नहीं गए। और आज की डेट में, ताकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे, क्योंकि लाखों आदमी रहे हैं, गरीबों के मकान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सारा काम उल्टा हुआ। 900 मीटर जब एक्ट बना 1903 में, तो 900 मीटर का या तो मुआवजा देना चाहिए था डिफेंस मिनिस्ट्री ने या सरकार ने। हम जमींदारों को तो कह दिया कि तुम सिर्फ खेती कर सकते हो, और वही हरियाणा सरकार ने पायल सिनेमा बना दिया, मारुति कंपनी बना दी, सेक्टर 14 में हुड्डा का ऑफिस बना दिया। उसी पे हमने सुप्रीम कोर्ट पे स्टे मिली थी कि या तो इनको तोड़ दो, हम भी तोड़ लेंगे अपने यहाँ। तो आज भगवान की दया, 18 दिसंबर 2024 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के केस को सेट असाइड किया। मेरे पास इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से बोल रहा हूं, तो कोर्ट के मामले में कोई कच्ची बात नहीं कह सकते। और पहला देखा है कि 1903 का एक्ट क्वेश्चन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई 900 मीटर नहीं, कोई 300 मीटर नहीं। यहाँ पे इतनी दुकानदारी चल रही थी, इतनी दुकानदारी, आई बार कोई अफसर आया, उसको दिखाया, 2 की तोड़ जाते हो, 4 आदमी पहुंच जाते थे। इतना बुरा हाल था यहाँ पे नेता बने इस 900 मीटर के चक्कर में। उमेश अग्रवाल भी नेता बने इस 900 मीटर में, गजे कबलाना भी डिप्टी में बना इस 900 मीटर में, क्योंकि लाखों आदमी है। जब उनका बेचारे का मकान टूटता दिखाई देता था तो बेचारे उनके पास जाते थे। तो आज मैं गुड़गांव से कहना चाहता हूं कि 18 दिसंबर 2024 को पूरा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। ठीक है, उसके बाद सरकार अगर सरकार ने जाना होता तो अभी 1 साल हो गई है पूरी। अभी दिसंबर को आज हो गए आपके 26, 1 साल हो गई है, क्योंकि वो पेमेंट दे नहीं सकते, तो वो ने मान लिया है। आज आप 10 फुट के छोड़ने के बाद अपने CLU पास करके ये इस एरिया में आप कोई भी मकान बना सकते हैं। चलो, ये अच्छी खबर भी है यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, तमाम लोगों के लिए और पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी। अब अगले मुद्दे पे चर्चा करेंगे अमित मंदोलिया जी से। गुरुग्राम में एंक्रोचमेंट मुक्त, यानी कि अवैध स्कूल मुक्त करने के लिए आगे क्या प्लानिंग है, किस तरीके से कार्रवाई है, कितने लोगों पर अब तक नोटिस है, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है योजना के अनुसार बात की जाए तो? देखिए, जो मेरा जुरिडिक्शन एरिया है वो सारा लाइसेंस एरिया आता है, और लाइसेंस एरिया के अंदर जितनी भी तरह की वायलेशंस होती हैं हम उनको रेगुलरली विजिल कर रहे हैं, सर्वे हो रहा है और हम उनको नोटिस देख रहे हैं, और जो कार्रवाई बनती है हमारी सीलिंग करते हैं हम, सीलिंग ड्राइव हम निरंतर करते रहते हैं। उसके बाद अगर फिर भी नहीं लोग मानते हैं तो हम FIR भी उनकी लॉन्च कराते हैं, एंड उसके बाद उनका इलेक्ट्रिसिटी और जो सर्विसेज होती है वो डिस्कनेक्ट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। और ये इतना लार्ज स्केल पे बढ़ चुका है, लोगों को इतनी ज़्यादा ग्रीड हो गई है ना कि मैं अपने घर के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी करा के रेंटल इनकम जनरेट करने की यहाँ पे लोगों को हैबिट हो गई है, और इस चीज़ को हम रोक रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक मुहिम भी शुरू करी थी। मैं सैटरडे को ऑफिस ऑन रोड करता था, और हर सैटरडे जाके मेरे पूरा स्टाफ मेरे साथ होता था। हम हर सैटरडे एक लाइसेंस एरिया में पैदल घूमते थे, और जो हमें वॉल्यूशन मिलती थी उसको टैप करके वहीं पे नोटिस इशू कर देते उसको। तो हम ये लगातार कर रहे हैं, और ये मेरा कंटिन्यू रहेगा अगले और 6-7 महीने तक। और कोशिश है कि जो भी हमारा DLF का जो हमारा हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, और माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा, डेफिनेटली ये खाली DLF पे ही लागू नहीं रहेगा, ये जो हमारी दूसरी लाइसेंस कॉलोनीज है उनके ऊपर भी सेम चीज़ लागू होगी। बहुत अच्छा है। संजय ककराला जी, जब हम बात, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे कर रहे हैं, इसके माध्यम से पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है, तो हम गुरुग्राम में क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, तो एक बात आती है कि गुरुग्राम की जब बात की जाती है तो गुरुग्राम में निवेश कहाँ करें। अब से पहले हम देखते थे, क्योंकि एक अच्छा एक्सपर्ट के तौर पे भी आप हैं, कहा जाता था द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत बूम है प्रॉपर्टी में, मुंबई एक्सप्रेसवे बहुत बूम है, लेकिन अब यहाँ तो कुछ है नहीं, लगभग सब बिक चुका है। कहा जाता है लोगों को आने वाले समय में क्या देखते हैं, योजनाएं तो सरकार की बहुत आई, ग्लोबल सिटी ऐसी कई योजनाएं, आप क्या देखते हैं रियल एस्टेट के माध्यम से या उन लोगों के माध्यम से जो इन फ्यूचर गुरुग्राम में
अपना आशियाना देखना चाहते हैं सपनों का, क्या उनके पास ऑप्शन है? देखिए दीपक जी, मेरे को लगता है गुड़गांव एवरग्रीन शहर है। ये ऐसा शहर है जहां 1.5 लाख रुपए से लेके और 150 करोड़ तक के घर हैं। अब आप ये मत कहिएगा 1.5 लाख के घर कहाँ मिलते हैं। हमारे गुड़गांव में 1.5 लाख के भी घर मिलते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो घर हैं वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए में सरकार ड्रॉ के माध्यम से देती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के जो घर हैं वो 28-30 लाख रुपए में 2 बेडरूम और 38-40 लाख रुपए में 3 बेडरूम सरकार की अफोर्डेबल जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत आपको ड्रॉ के माध्यम से भरपूर मिलते हैं। तो एक तो ये कि गुड़गांव सबके लिए है, एक अच्छी बात ही है। दूसरा, जहां इन्वेस्टमेंट की बात है तो गुड़गांव के रिटर्न्स अमेजिंग रहे हैं। आप देखिए 1982-83 में डीएलएफ 250-300 रुपए गज सेल हुआ था और आज वहां एवरेज रेट है करीब 4 लाख रुपए गज। 2008-9 में नए सेक्टर आए थे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बने, वहां रेट था 16-17 हजार रुपए गज। आज वहां रेट आ गया एवरेज 2-2.5 लाख रुपए गज। तो एप्रिसिएशन तो बहुत ज्यादा गुड़गांव को मिला। उसका रीजन है 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेसवे बना, 1 लाख करोड़ का मुंबई एक्सप्रेसवे बना, मेट्रो एक्सपेंड हो रही है अभी, जो एक अलग से आपको एड मिलने वाला है। इसके साथ साथ ग्लोबल सिटी 1100 एकड़ में करीब 1 लाख करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट आनी है और वो पूरी टनल प्लानिंग के थ्रू होगी। मतलब जो सर्विसेज होंगी वो सारी टनल के थ्रू होंगी। उस पर काम स्टार्ट हो गया है। एक बहुत बड़ा बूम उसमें देखने को मिला, मिलेगा आपको। उसके साथ आपको बस टर्मिनल, हेलीपोर्ट, ये सारी कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, आरआरटीएस कनेक्टिविटी, ये सब कुछ गुड़गांव को मिल रही है। तो ये तय मानिए कि आने वाला साल 2026 का लगातार गुड़गांव में बूम बनाए रखेगा। इसके साथ साथ गुड़गांव की 3 सबसिटीज भी बन गई हैं जो अपने लगातार बूम पर हैं। जैसे सोना, एक अच्छा खासा बूम सोना में मिला। उसके बाद अब 2 सिटीज हैं पटौदी और फर्रुखनगर, जो बूम इस बैरियर से बची हुई थी। तो मेरे को लगता है जो नेक्स्ट अब 2026 होगा वहां पटौदी और फर्रुखनगर, क्योंकि फासला ऑलमोस्ट गुड़गांव का खत्म हो गया है, ये 2 सिटीज ऐसी होंगी जो आने वाले साल में भरपूर आपको प्रॉफिट देके जाएंगी। क्योंकि वहां अगेन आज वही प्राइस हैं जो करीब द्वारका एक्सप्रेसवे पर होते थे 2008-9 में। लगभग उसी प्राइस में आपकी पॉकेट आ जाती है, उसी प्राइस में आपको घर मिल जाते हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में एक अच्छा खासा बूम वहां मिलेगा। बाकी गुड़गांव एवरग्रीन है। आप दिल खोल के आपका चैनल और आपके दर्शक सब इन्वेस्ट करें गुड़गांव में। गुड़गांव बहुत आगे जाने वाला है। आप बात कर रहे थे अफोर्डेबल की। अफोर्डेबल की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में जरूर अफोर्डेबल चर्चा में रहता था, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो अफोर्डेबल सोहना तक है और उसके बाद दक्षिण हरियाणा में आगे बढ़ चुका है, रेवाड़ी की तरफ है। तो यहाँ अब ऑप्शन लोगों के पास दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत प्लॉटिंग की बात आती है, उसका क्या फ्यूचर है, वो यहाँ पर क्या है? दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो किस तरीके से ऑप्शन है लोगों के पास? दीनदयाल उपाध्याय जो प्लॉटिंग आई, ये बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई है पूरे गुड़गांव में और अब ये पूरे हरियाणा में फैल गई है। इसकी खासियत क्या है? जनरल अगर प्लॉटिंग लेते हो, जो क्वेश्चन आपने पहले पूछा था एनओसी, तो दीनदयाल में आपको साइड वाले प्लॉट से कोई एनओसी नहीं लेनी होती। ये एक प्लस पॉइंट है कि ऐसी जो बिल्डर सोसाइटीज हैं इनमें एनओसी नहीं लेनी होती। हाँ, जो जनरल प्लॉटिंग है जो 100 एकड़ से प्लस की है उसमें आपको साइड से एनओसी लेनी है, पर दीनदयाल में आपको साइड प्लॉट से एनओसी नहीं लेनी। दीनदयाल के प्लॉट्स में डे 1 से बेसमेंट अलाउड है। जनरल प्लॉटिंग में 300 गज से ज्यादा के प्लॉट पर बेसमेंट अलाउड है। जनरल प्लॉटिंग में आप देखोगे तो 180 गज से नीचे आप फ्लोर की रजिस्ट्रियां नहीं करा सकते। दीनदयाल पॉलिसी के अंदर आप, हमारे पास 70 गज से प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं और 180 गज तक के प्लॉट होते हैं, उन सभी में आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियां करा सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ऐसी पॉलिसी है जो हर आदमी के बजट में आ जाती है। किसी को 70 गज चाहिए तो 100 गज चाहिए तो 180 गज चाहिए, और पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ बेसमेंट अलाउड है, स्टील प्लस 4 अलाउड है, ना साइड से एनओसी चाहिए। इसलिए दीनदयाल सुपर हिट पॉलिसी रही है गुड़गांव में और अब ये आगे की तरफ बढ़ गई है। एक आपने पूछा था अफोर्डेबल हाउसिंग का। गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग अब इसलिए कम हो गई है क्योंकि गुड़गांव में लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। इसीलिए आप फर्रुखनगर, पटौदी, रेवाड़ी, सोना उस तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग चली गई, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के प्राइस फिक्स होते हैं और कारपेट एरिया पर बेचना होता है।
इसलिए अब गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग कम हो गई है। पर अगेन फरुखनगर, पटौदी, सोना, रेवाड़ी ये नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है। RRTS से कनेक्ट हो जाएगा, रेवाड़ी भी मेट्रो आगे तक आ गई है, द्वारका एक्सप्रेस तक, तो उसका फायदा पटौदी और फरुखनगर दोनों को मिलने वाला है। तो अपार संभावनाएं आपको अफोर्डेबल और छोटे टिकट प्राइस की आपको हाउसिंग की गुड़गांव में मिलने वाली है। चलिए, ये अच्छी बात है लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर, क्योंकि आज कोई भी अगर आता है इंडिया में, खासकर दिल्ली NCR में चाहता है तो वो निवेश के लिए इस एरिया में जरूर देखता है। हम अनिल राव जी से बात करेंगे। हम अभी शुभ वाटिका कन्वेंशन हॉल में बैठे हैं, हाईटेक और खूबसूरत है, लेकिन जिस तरीके से रियल एस्टेट आगे बढ़ रहा है, लोग लगातार, लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं, लोगों के आवास बढ़ रहे हैं, जरूरतें तो ऐसे कन्वेंशन हॉल की भी होती है या इस तरह के पॉइंट्स की भी होती है। उसको लेके आपको क्या लगता है, जो गुरुग्राम में है या आसपास NCR में, वो पर्याप्त हैं? और क्या इसके लिए सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं योजनाओं को लेकर? आप पर्याप्त की बात कर रहे हो। यहाँ 818 बैंकट पे गाज गिरेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार सोई हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने राव नरबीर के सामने भी क्वेश्चन रखा था कि एक कोई RTI वाला धिंगड़ा जी है, उसने डाल रखी है हाई कोर्ट के अंदर। हमारे यहाँ सब कुछ है। आप आज इसके बाद आप DT साहब भी देख सकते हैं, पूरी फायर सिस्टम है, पूरा CCTV लगा हुआ है, पूरी पार्किंग है, पूरी STP प्लांट है, बट एक शेल्लू नहीं है। शेल्लू इस एरिया में तो इसलिए नहीं था कि 900 मीटर का मामला था, लेकिन जो बाकी मेरे ग्रामीण में, जो पूरा हरियाणा के अंदर है, आज गांव गांव में वाटिका खुल गई है। हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। लेकिन राजस्थान में हम वसुंधरा मैडम से शेल्लू ले आए, शेल्लू ना लेके हर साल उनको हम देते हैं 2.5-3 लाख रुपए, यानी कि जितना आपका एरिया है उसके गज के हिसाब से। दिल्ली जैसे बड़ी इसमें अपने दिल्ली के अंदर जो हमारी राजधानी देश की, यहाँ में पास करा लिया है। हमारी समझ में ना आवे हरियाणा सरकार में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जबकि मैंने मनोहर लाल जी खट्टर साहब से कहा कि कम से कम आपको 100 करोड़ का बेनिफिट होगा। आपको, हम कोई परमानेंट शेल्लू नहीं चाहते, हम किराएदार हैं। आप हमारा हर साल ले लीजिए, आप रेट रख लीजिए। तो मैंने पॉलिसी पास करा के, पराशर जी CTP थे और CM साहब ने, कमिश्नर साहब से कहा, मैंने बताया भी पहले भी, बैठ के सारे डिस्कस, मेरे पास पॉलिसी रखी हुई है। पॉलिसी मैंने भेजी हुई 24 अप्रैल को, आज तक कोई एक्शन नहीं है। आप चाहते हैं कि पहले जो है उनको बचाया जाए, उसके बाद नया तो डेवलपमेंट जब क्या, पहले तो 818 बंद होंगे। अब सरकार ने ये सोचना चाहिए कि आपने जितने DT साहब बैठे हैं यहाँ पे, आपके जितने भी कम्युनिटी सेंटर है, क्या उसके अंदर फायर स्टेशन है, फायर का सिस्टम है, क्या उसके अंदर CCTV है, क्या उसके अंदर STP है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पास किया हुआ है सामुद्री के अंदर। और जहां हमने सब कुछ सुविधा कर रखी है, हमारे पास शेल्लू नहीं है। हम उसका रास्ता बता दिया। आप करोड़ों रुपए लीजिए ना, आप 25 रुपए मीटर भी लोगे तो मेरा मान लो ये 8000 मीटर है, 2 लाख पर साल का दूंगा मैं। आप ज्यादा 8000 मीटर का अगर 3000 रुपये जलाओ तो 2 करोड़ 40 लाख लोगे एक बार शेल्लू पास करने के लिए। आप हमसे 100 साल लो ना, 100 साल देंगे, यही बैंकट चलते रहेंगे और आपका उससे भी ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा। CM साहब से समझाया था, फिर बीच में चुनाव आ गए, फिर ये कोर्ट में चला गया धिंगड़ा। अब 24 मार्च को तारीख लगी पड़ी है। कोर्ट बिल्कुल भी 1 सेकंड में यही आदेश देगा, क्योंकि हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया है, 1 सेकंड का ऑर्डर दे देगा, सबको सीज कर दो। अमित बंदोलिया जी, आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये धारणा सी लोगों के बीच है कि छोटे मकानों पर कार्रवाई, बड़े दुकानदारों को केवल सील और फिर छूट मिल जाती है। क्या ये वास्तविकता है या इस पर भी कार्रवाई हो रही है? और एक साथ प्रश्न जोड़ना चाहूंगा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बड़े स्तर पर देखा है गुरुग्राम में जमीनों पर एंक्रोचमेंट थी, सरकारी जमीनों पर, उसको लेकर के अभी क्या योजना है उनको क्लीन करने को लेकर, उसको साफ? देखिए, ये तो HSVP ही बता पाएगा आपको कि उनका क्या एजेंडा है और क्या रोड टू पाथ है उसको क्लीन करने के लिए, बिकॉज वो एरिया मेरे पास नहीं आता है। जो बड़े प्लॉट्स पे इंक्रोचमेंट है हम उनको सील करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हम छोटों पे ही करते हैं, हमारा फोकस बड़ों पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि बड़े जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर उनको एक लार्जर एरिया मिल जाता है, तो वहाँ पे जो पब्लिक की फुटफॉल होता है वो ज़्यादा होता है। और इसी तरह से मैंने बताया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड जो आता है वो बड़े प्लॉट से आता है। हम सील करते हैं, सील करने का हमारी पॉलिसी है फॉर डीसीलिंग, उसमें हम उनसे बैंक गारंटी लेते हैं, उसमें डेट एंड पेनल्टी लगती है। उसके बाद हम उसको सील करते हैं और उसके बाद वो अपनी वहाँ से जो कमर्शियल यूज़ कर रहा होता है या जो वॉयलेशन होती है वो उसको हटा देता है, तभी हम उसको डीसील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसे ही डीसील कर देते हैं। अब DLF का क्या समाधान है, या जो इन लोगों को आपने नोटिस दिया इन पर क्या कार्रवाई आगे होगी?
क्या कुछ इनको कोई प्रावधान इनके लिए आगे है, किस तरीके का रहने वाला है? देखिए अभी नवंबर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करे हैं जिसके अंदर जितने भी वॉलेटर्स हैं DLF 1 to 5 के अंदर हाई कोर्ट ने हमारे को ये डायरेक्शन दी है कि आप उन लोगों को एक मौका दीजिए हेयरिंग का। हमने पब्लिक नोटिस इशू किया था और जो भी मेरी EWS कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की जो मेरी वॉलेशंस हैं वो हमने हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ड्यूली अपलोड कर दिए हैं ताकि हर आदमी को, व्यक्ति को ये पता चल जाए कि भाई मेरे मकान में ये वॉलेशन हमने सर्वे के दौरान पाई गई थी और उनको उसके बारे में यदि मुझे कोई रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है तो उसकी लास्ट डेट 16 जनवरी है। 16 जनवरी तक वो मेरे पास अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। मैं 19 जनवरी को एक हेयरिंग ग्रांट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ जो मुझे वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहे हैं। 30 जनवरी को हमारा ये मैटर कोर्ट में लगा हुआ है और मैं 30 जनवरी से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दूंगा। जो भी व्यक्ति मुझे जैसा भी बताएंगे मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टेटस रिपोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट को बता दूंगा। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट जो भी हमें आदेश देगा हम उसके इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए, खैर अच्छा काम कर रहे हैं आपका विभाग भी, इसमें कोई दो राय नहीं। और चर्चा में आप भी बहुत रहते हो कि निर्माण अवैध पर लगातार कार्रवाई कर भी रहे हो, लगातार यही चर्चा रहती है जब भी देखते हैं कि अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई है उसको लेकर के सख्ताई जो है वो नजर आती है। हम बात करेंगे संजय ककराला जी से। एक मुद्दा ये भी था, बीच में चर्चा हुई लेकिन पूरी डिस्कशन नहीं हुई। अभी एक बड़ी उपलब्धि की शुरुआत हुई हाल ही में, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, इन तमाम बड़े नेताओं ने आके एक बड़ी शुरुआत करी है मेट्रो को आगे ले जाने की। हुडा सिटी सेंटर तक थी ये लाइन, अब आगे काम शुरू तो हो गया है, सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन इस मेट्रो के विस्तार का, मेट्रो के इस घुमाव का फायदा कितना होगा आपके अनुसार रियल एस्टेट में, आपके अनुसार गुरुग्राम के डेवलपमेंट में? ये तय मानिए कि गुड़गांव को नए पंख लगने वाले हैं, क्योंकि मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कवर करते हुए, ओल्ड गुड़गांव कवर करते हुए और वापस साइबर सिटी तक पहुंचेगी। एक दूसरा, सेक्टर 56 से लेकर मेट्रो पहुंचेगी आपकी फेज 2 जो है वो ग्लोबल सिटी को कनेक्ट करेगी। IMT मानेसर और न्यू गुड़गांव के जो जितने सेक्टर्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए पचगावा चौक पहुंचेगी। और सबसे बड़ी सौगात RRTS, और RRTS की भी 2 विंग, एक जो पहुंचेगी सीधी सराय काले खां से शाजापुर तक वाया बावल रेवाड़ी, और दूसरी गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए नोएडा को कनेक्ट करेगी। तो मेरे को लगता है चौतरफा कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे से तो गुड़गांव पहले घिर ही चुका है, पूरा कनेक्ट है पूरे देश से। यानी गुड़गांव में बैठ के आप देश के किस कोने में जाना चाहते हो, यू विल डिसाइड। सेम आप मेट्रो के थ्रू कहाँ जाना चाहते हो आप डिसाइड करेंगे। तो इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी अगले 3-4 साल में गुड़गांव को मिल जाएगी। तो ये तय मानिए आज रियल एस्टेट गुड़गांव का मुंबई से आगे है, ये और आगे जाएगा। आप ये मानिए कि सिंगापुर से महंगा हो जाना है गुड़गांव ने, इतनी अप्रिशिएशन यहाँ पर आने वाली है जी। धन्यवाद। तो आज हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा करी। प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दे थे, दक्षिण हरियाणा से जुड़े विभिन्न मुद्दे थे। हमने चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या यहाँ के रोड हो, अगर बात की जाए रियल एस्टेट हो, हर मुद्दे पर चर्चा की गई है। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये कार्यक्रम मंच गुरुग्राम, इसका उद्देश्य भी यही था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ प्रदेश के लोगों को एक ऐसा मंच मिले कि वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके, अपनी अपेक्षाएं बता सके। तो वहीं सरकार के प्रतिनिधियों ने आकर के भी, चाहे वो हरियाणा सरकार के मंत्री हों, विभिन्न विभागों के अधिकारी हों, उन्होंने आकर के अपनी बात रखी कि किस तरीके से उनकी क्या योजनाएं हैं डेवलपमेंट को लेकर के भी, या एंक्रोचमेंट को समाप्त करने को लेकर के भी, या लोगों को राहत को लेकर के भी। तो ये चर्चा थी। लेकिन अब हम चाहेंगे इस मंच पर आगे, क्योंकि अब समापन की तरफ है, दिन भर चर्चा रही है। अपूर्वा, अब ओवर टू यू। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया हमारे तीनों खास मेहमानों का जिन्होंने हमारे इस सेशन में 4 चांद लगा दिए, जहां पर बातचीत हुई है हरियाणा के विकास को लेकर, गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, हर सेक्टर पर हमने बातचीत की है। और अब तो सबसे पहले अमित मधोलिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मैं चाहूंगी कि उनका सम्मान किया जाए। हमारे जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं हमारे आज के लिए, हमारे आज के मंच के लिए, जिन्होंने हरियाणा के विकास में अपना एक अहम योगदान निभाया है।
और अगले मेहमान हमारे संजय ककरालिया जी मोमेंटो देते हुए स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करते हुए जो शुभ वाटिका जो हमें जहां हमने कार्यक्रम किया उनके ओनर और जिस मंच पर आज हम खड़े हैं शुभ वाटिका हमारे यहाँ के ओनर अनिल राव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा की ज्योति सांगवान। चूंकि हम अपने इस सेशन के अंतिम पड़ाव पर हैं तो किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और आज के कॉन्क्लेव को सफल बनाने में जिन संस्थाओं ने हमारा साथ दिया है उनका धन्यवाद करना हमारा फर्ज भी है और हमारा कर्तव्य भी है। एसोसिएट स्पॉन्सर सेंट्रल पार्क एक्सपेक्ट द वर्ल्ड, एसोसिएट स्पॉन्सर संस्कारम यूनिवर्सिटी, एजुकेशन पार्टनर जेवी इंटरनेशनल स्कूल्स, एजुकेशन पार्टनर ITV Next इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल, हेल्थ पार्टनर आनंद डायग्नोस्टिक, केयरिंग इज आवर कल्चर। Park, expect the world. Sanskaram